अब हम डिस्कस करते हैं बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। तो नेक्स्ट आएगा बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। अमीन का बेसिक नेचर। देखिए, जो भी अमीन हम लें यहाँ पर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, चाहे ये अमीन ले लें प्राइमरी, R2NH सेकेंडरी, या R3N टर्शरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्वाटरनरी अमीन पर लोन पेयर ही नहीं होते, तो इसको बेसिक नेचर में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, अगर ये आसानी से डोनेट हो जाए किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को, तो हम कहेंगे कि ये बेसिक ज़्यादा है। और डोनेशन के बाद जो प्रोडक्ट बने वो स्टेबल भी होना चाहिए। तो अगर वो स्टेबल होगा तो इसका मतलब लोन पेयर आसानी से डोनेट हो गए हैं। तो बेसिसिटी में अगर हम काउंट करें तो हम यहाँ 2-3 फैक्टर को इंक्लूड करते हैं, जिसमें से पहला फैक्टर है प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट। अब हम प्लस आई इफेक्ट देखें तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है। तो अगर हम प्राइमरी अमीन लेते हैं जिसमें एक ही आर ग्रुप है, एक प्लस आई इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी को बढ़ाएगा नाइट्रोजन पर। अगर हम यहाँ पर सेकेंडरी अमीन ले लें तो यहाँ से आपको 2 प्लस आई इफेक्ट मिल गए, एक ये एक ये, और 2 प्लस आई इफेक्ट मिलेंगे तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर हम यहाँ टर्शरी अमीन ले लें, टर्शरी अमीन, तो प्लस आई इफेक्ट इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है। हमें यहाँ प्लस आई मिल गया, प्लस आई, इधर भी प्लस आई मिल गया, इधर भी प्लस आई मिल गया, तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी और बढ़ जाएगी। और जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी होगी, उतना ज़्यादा हम अभी बेसिक कह सकते हैं। तो इस फेज पे हम देखें तो हमारे पास 3 डिग्री अमीन, देन 2 डिग्री अमीन एंड देन 1 डिग्री अमीन। और इसी को अगर अमोनिया में भी कंपेयर कर लें जिसमें कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं, तो इसका ऑर्डर सबसे लास्ट में होगा। ये सिर्फ प्लस आई इफेक्ट पर है, ये फाइनल कंक्लूजन नहीं है। दूसरा अगर हम इफेक्ट लेते हैं तो सेकेंड इफेक्ट आता है स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर नाइट्रोजन पर बहुत सारे लोन पेयर आ भी जाएं और वो डोनेट ना कर पाए, जैसे किसी के पास बहुत सारा पैसा है वो डोनेट नहीं करता, तो हम उसको दानी नहीं कहते। डोनेशन के बिना बेसिक नेचर नहीं आएगा। तो लोन पेयर होना और उसको डोनेट करना, तब जाकर बेसिक नेचर आएगा। जितनी आसानी से डोनेट कर देगा उतना अच्छा बेसिक नेचर बनेगा। तो स्टेरिक फैक्टर में क्या है कि मान लो हमारे पास है एक CH3CH2NH2 प्राइमरी अमीन, एक है हमारे पास सेकेंडरी अमीन CH3CH2NH एंड CH2CH3, और एक हो गया टर्शरी अमीन। इस तरीके से यहाँ लोन पेयर है। अब इसमें अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट, यहाँ 2 प्लस आई इफेक्ट और यहाँ 3 प्लस आई इफेक्ट आ जाते हैं। लेकिन ये जो लोन पेयर है जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसको डोनेट करने के लिए किसी प्रोटॉन को अंदर आने के लिए थोड़ा स्टेरिक फैक्टर फील करना पड़ेगा 3-3 इथाइल ग्रुप से। तो ये लोन पेयर आसानी से प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर सकता, मतलब ये वाले लोन पेयर यहाँ तक आसानी से नहीं जा सकते। तो जैसे जैसे स्टेरिक फैक्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बेसिक नेचर कम हो जाता है। और ये स्टेरिक फैक्टर जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप की चेन लेंथ बढ़ती जाएगी, ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे बढ़ता भी जाएगा। तो ये था हमारे पास दूसरा फैक्टर। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वो फैक्टर है हमारे पास सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट का मतलब हुआ कि जब हम किसी भी अमीन को एक्चुअल में कोई प्रोटॉन देंगे
तो ये एक्वस मीडियम में ही हो पाएगा, गैसेस फेज में तो पॉसिबल नहीं है। और अमीन प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाकर पॉजिटिव चार्ज पर आ जाएगी। जैसे अगर हमने RnH2 लिया, इसको प्रोटॉन दिया, तो ये RnH4 पॉजिटिव पर आएगा, RnH3 पॉजिटिव पर आएगा, ऐसे RnH3 पॉजिटिव। और अगर ये वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल हो गया तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड जाएगी। और अगर आपने कोई सेकेंडरी अमीन लिया है, प्रोटॉन दे, तो ये R2NH2 पॉजिटिव बनाएगा। अगर आपने कोई टर्शरी अमीन लिया है तो ये लोन पेयर प्रोवाइड करेगा प्रोटॉन को एक्वस मीडियम में और R3NH पॉजिटिव बनाएगा। और अगर अमोनिया ही ले लें यहाँ, तो ये भी प्रोटॉन डोनेट करेगा और अमोनियम आयन में बदल जाएगा। तो अगर हम सॉल्वेशन इफेक्ट को देखें नेक्स्ट पेज पर, तो हमारे पास ये प्राइमरी अमीन से बना था ये, और इसमें आपको 3 हाइड्रोजन बॉन्ड मिल जाएंगे, किसके साथ? वाटर के साथ। और वाटर के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है। और अगर हम यहीं पर सेकेंडरी अमीन ले लें तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने की पॉसिबिलिटी पहले से 1 कम हो जाएगी। ये देखिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। और अगर हम टर्शरी अमीन ले लें तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा सिर्फ 1। तो यहाँ एनर्जी रिलीज होगी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की, यहाँ एनर्जी रिलीज होगी 1 हाइड्रोजन बॉन्ड की। और इनफैक्ट इफ वी टेक द अमोनिया, ये पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे 4, OH2 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 एंड वाटर, इस तरीके से बनेंगे। और 4 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एनर्जी रिलीज यहाँ सबसे ज़्यादा होगी। और प्रोडक्ट बनते समय जिस केस में सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाए वो सबसे ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा। यानी अमोनिया से अमोनियम आयन बनना हाईली फिजिबल है, मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पा रहा है एक्वस सॉल्यूशन में टू फॉर्म द अमोनियम आयन, क्योंकि इसमें सॉल्वेशन सबसे ज़्यादा हुआ। तो इस हिसाब से तो हमारा अमोनिया सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी। सॉल्वेशन इफेक्ट ये था। और अगर हम सॉल्वेशन इफेक्ट के साथ साथ प्लस आई इफेक्ट भी ले तो हमारे पास ऑर्डर एकदम रिवर्स था, 3 to 1 देन अमोनिया। ये था सिर्फ प्लस आई के बेसिस पर। तो एक्चुअल में जब हम बेसिसिटी देखते हैं तो हम सॉल्वेशन और प्लस आई इफेक्ट को इंक्लूड करते हैं, एक साथ लेते हैं, तब जाकर ओवरऑल एक्वस सॉल्यूशन ओवरऑल बेसिसिटी आती है। और ओवरऑल बेसिसिटी अब हम देखें तो हमारे पास Kb की वैल्यू से हम वैल्यू निकालते हैं। और अगर हमारे पास R मिथाइल होता तो हमारे पास 2 डिग्री 1 डिग्री एंड देन 3 डिग्री एंड देन अमोनिया आता है। ये ऑर्डर आता है 213 213 एंड देन अमोनिया, क्योंकि यहाँ पर हमने जो इफेक्ट लिया वो प्लस आई भी लिया और सॉल्वेशन भी लिया। और सेकेंडरी में सॉल्वेशन भी ठीक ठीक है और प्लस आई इफेक्ट भी ठीक है। इस हिसाब से हम ऑर्डर को फाइनली फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अगर R अगर आ जाए आपके पास C2H5 तो यहाँ स्टेरिक फैक्टर भी आ जाता है। और स्टेरिक फैक्टर और प्लस आई इफेक्ट विद सॉल्वेशन, प्लस आई इफेक्ट भी तो ज़्यादा है उसमें, तब ऑर्डर आता है 2 3 1 एंड देन अमोनिया। तो यहाँ हमने सभी फैक्टर को इंक्लूड कर लिया, प्लस आई इफेक्ट भी आ गया, सॉल्वेशन भी आ गया और स्टेरिक भी आ गया। वैसे स्टेरिक से थोड़ा कम होता है लेकिन प्लस आई भी ज़्यादा हो जाता है उसका, इथाइल ग्रुप का, इसलिए Kb के बेसिस पर हमारे पास ये ऑर्डर मिल जाती है। लेकिन अब अगर आपको क्वेश्चन आता है इन गैस फेज या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट, अगर ऐसा सवाल आता है गैस फेज या नॉन पोलर सॉल्वेंट,
तब आपको सॉल्वेशन इफेक्ट नहीं लेना, नो सॉल्वेशन। और उस समय आपका ऑर्डर होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन अमोनिया। ये ऑर्डर आपको काउंट करना है। इस ऑर्डर में हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है ये लोन पेयर और यहाँ ऑक्सीजन लगा देते हैं, ये लोन पेयर। फिर एक हमने C5H5N कर दिया, पिरिडीन। ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। फिर आपने कर दिया एनिलीन, फिर आपने ये कंपाउंड ले लिया। इनके बेसिक ऑर्डर का आपको निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट, और ये नाइट्रोजन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये नाइट्रोजन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये नाइट्रोजन sp2 है, ये भी sp2 ही हो जाता है क्योंकि रेजोनेंस में है इलेक्ट्रॉन, और ये भी sp2 राइट। तो sp3 और sp2 में कंपेयर करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 की ज़्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये अपने लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं करते। यहाँ अगर हम फर्स्ट में देखें तो प्लस आई इफेक्ट ही लग रहा है सर, तो ये लोन पेयर आसानी से डोनेट हो जाएंगे, आउट ऑफ द प्लेन भी है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन लगा है जिसने थोड़ा सा छोटा सा एक माइनस आई इफेक्ट डाल दिया, जिससे लोन पेयर की जो चार्ज डेंसिटी है वो थोड़ी सी पहले के कंपैरिजन में डिक्रीज होगी। ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है इन द प्लेन ऑफ रिंग है ऐसे, और पाई बॉन्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब अगर कोई प्लेन में ही है और कोई H प्लस आता है तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये रिंग पड़ी हुई है उसी प्लेन में। लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ लिख देते हैं ये लोन पेयर ऐसे होते हैं आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ रिंग। तो कोई भी प्रोटॉन आता है ऊपर या नीचे से आकर प्रोटॉन लोन पेयर को गेन कर सकता है। यहाँ दिख गया आपको कि ये लोन पेयर रेजोनेंस में है। तो लोन पेयर रेजोनेंस में तो अभी तक पहले 3 के कंपैरिजन में इसका बेसिक नेचर कम होगा। और लास्ट वाले में देखें तो ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में है और एरोमेटिक बना रहे हैं इसको, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपसे GOC में, एरोमेटिक बना रहे हैं। और लोन पेयर रेजोनेंस में आएंगे तो ये सबसे कम ईजिली अवेलेबल होंगे। तो अब अगर हम देखें कि हमारे पास ऑर्डर क्या होगा तो ये सबसे कम होगा, ये उससे ज़्यादा होगा। इन दो में कंपेयर करें फर्स्ट और सेकंड में तो इसमें थोड़ा सा माइनस आई इफेक्ट लगा जिससे चार्ज डेंसिटी थोड़ी डिक्रीज हो गई, इसमें इंक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट और सेकंड में ये ज़्यादा होगा। और ये लोन पेयर प्लेन ऑफ रिंग है जो ईजिली अवेलेबल नहीं है, तो ओवरऑल ऑर्डर ये बन गया हमारे पास। इस ऑर्डर में डिक्रीज होते जाते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर होता, इस तरीके से, ये 1, ये 2 और ये 3। तो ये ब्रिज हेड नाइट्रोजन हो गए जिनके लोन पेयर ऐसे होते हैं। इसका लोन पेयर बाहर की तरफ निकला है, यहाँ पर ये बना देते हैं, ये रहे इसके लोन पेयर और इसके लोन पेयर ये रहे। तो इसके लोन पेयर जो थर्ड वाला पार्ट है ट्राइथाइलमीन, ये तो स्टैटिकली क्राउडेड है, स्टैटिकली क्राउडेड है। ये भी 3 डिग्री अमीन है, ये देखिए। लेकिन इस केस में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन पर माइनस आई इफेक्ट डालता रहेगा, यानी ये इधर से खींचता रहेगा और ये इधर से खींचता रहेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचते रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचते रहेंगे, जिससे 1 और 2 में कंपेयर करें तो 2 का बेसिक नेचर ज़्यादा हो जाएगा 1 से। और ये तो पूरा स्टैटिकली हिंडर्ड है हमारे पास, तो 3 का बेसिक नेचर
सबसे कम हो जाएगा। इस ऑर्डर में आएंगे, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था, ऑक्सीजन लगाए थे, यहाँ ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट था। इसी तरीके से नाइट्रोजन का भी इस केस में माइनस आई इफेक्ट, इस केस में भी माइनस आई इफेक्ट हमें मिलता रहेगा। तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और हम देखते हैं और एग्जांपल लेते हैं, जैसे NH2 C डबल बॉन्ड O NH एंड NH2। अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करें तो इनमें ज़्यादा बेसिक कौन होगा, तो 1 और 2 में 1 का बेसिक नेचर 2 से ज़्यादा होगा, बेसिसिटी ज़्यादा होगी या बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन के लोन पेयर तो रेजोनेंस में है, इधर के नाइट्रोजन के लोन पेयर भी रेजोनेंस में है, लेकिन ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। हाँ, थोड़ा सा माइनस आई इफेक्ट ज़रूर लग रहा है, लेकिन रेजोनेंस में नहीं है। और रेजोनेंस में होने की वजह से थोड़ा स्टैटिकली हिंडर्ड भी है। इस नाइट्रोजन के इधर भी एक ग्रुप लगा है और इधर भी एक ग्रुप लगा है, हिंड्रेंस बढ़ने से बेसिसिटी कम हो जाती है। और एग्जांपल लें हम, जैसे NH डबल बॉन्ड C NH2 एंड NH2, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। अब इसमें 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, इनमें ज़्यादा बेसिक कौन है, तो यहाँ पर 2 की बेसिक नेचर 1 से ज़्यादा है। उसका सिंपल सा रीज़न, ये लोन पेयर रेजोनेंस में है और ये लोन पेयर नॉट इन रेजोनेंस, ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। अगर हम प्रोटॉन प्रोवाइड करते हैं तो सेकंड नंबर का नाइट्रोजन पहले प्रोटॉन को गेन कर लेगा और बदल जाएगा NH2 पॉजिटिव डबल बॉन्ड C NH2 एंड NH2 ऐसे। और ये लोन पेयर इधर से इधर आएंगे, ये इधर से इधर आएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है। डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव एंड दिस इज NH2। अब ये NH2 और ये NH2 आइडेंटिकल है, किसी को भी आप चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 1 पर प्रोटॉन प्रोवाइड किया तो NH डबल बॉन्ड C ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव और ये हो जाएगा NH2। ऐसे अगर हम देखें तो हमें कॉन्जुगेशन की कंडीशन तो दिख रही है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड द पॉजिटिव चार्ज। बट नाइट्रोजन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स बना रखे हैं, 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं। 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा तो ये रेजोनेंस आगे शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करेगा, इसलिए ये नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं है। देयरफॉर 2 इज मोर बेसिक देन द फर्स्ट वन। एक और एग्जांपल लेते हैं, अब ये 1 हो गया हमारे पास और ये 2 हो गया। इन दो में बेसिक नेचर ढूंढते हैं किसका ज़्यादा है, तो 2 का बेसिक नेचर 1 के बेसिक नेचर से ज़्यादा है। पहला पॉइंट तो आप कह सकते हैं कि ये लोन पेयर रेजोनेंसली इन्वॉल्व है, लेकिन ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। अगर हम प्रीवियस पार्ट देखें, ये वाला पार्ट, तो यहीं से एग्जाम्पल आपको क्लियर हो जाता है। हमने इसको ज़्यादा बेसिक बनाया इससे, तो 2 का बेसिक नेचर 1 के बेसिक नेचर से ज़्यादा होगा। और अगर हम इसको प्रोटॉन प्रोवाइड कर भी दें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। राइट, और अब इसके अंदर रेजोनेंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफ़र होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफ़र होंगे और नाइट्रोजन इधर से इधर ट्रांसफ़र होगा। यानी 2 रेजोनेंस के बाद ये डबल, ये नाइट्रोजन, ये H, ये डबल बॉन्ड N और ये H विद द पॉजिटिव चार्ज। तो इसका पॉजिटिव चार्ज, इस नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंसली स्टेबलाइज है, तो 2 का बेसिक नेचर 1 के बेसिक नेचर से ज़्यादा बन जाता है। तो इस तरीके से हम बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स को डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें
एनिलीन, एनिलीन में, तो एनिलीन हो गया हमारे पास C6H5NH2, NH2, ये एनिलीन हो गया। और एनिलीन में रेजोनेंस है, तो इसका बेसिक नेचर किसी भी एलिफेटिक अमीन से कम होगा, क्योंकि इसमें है प्लस आई इफेक्ट, और फिनाइल का एक छोटा सा सही माइनस आई इफेक्ट भी होता है, और उसके साथ साथ रेजोनेंस भी है, लोन पेयर इज इन रेजोनेंस। तो बेसिक नेचर एलिफेटिक अमीन का एरोमेटिक अमीन से ज़्यादा होगा, इनफैक्ट अमोनिया से भी कम होगा। और अगर आप नाइट्रोजन के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा दें, तो ये रेजोनेंस में तो जा ही रहे हैं जैसे एनिलीन में जा रहे थे, लेकिन मिथाइल ग्रुप ने CH3, मिथाइल ग्रुप ने कौन सा इफेक्ट लगाया, प्लस आई इफेक्ट, जिससे लोन पेयर या चार्ज की डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। यहाँ सिर्फ रेजोनेंस है, यहाँ प्लस आई इफेक्ट है, तो इसका बेसिक नेचर C6H5NH2 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, Kb वैल्यू ज़्यादा, pKb वैल्यू कम। और इसी तरीके से अगर हम दो ग्रुप लगा दें नाइट्रोजन के साथ अल्काइल ग्रुप, तो अब दो प्लस आई इफेक्ट मिल गए, एक इधर से और एक इधर से, और दो प्लस आई इफेक्ट मिल गए आपको, तो नाइट्रोजन पर चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी, ऑल्दो ये रेजोनेंस में तो एनिलीन की तरह जा रहे थे। तो अगर हम एनिलीन को 1 कर दें, इसको 2 कर दें, इसको 3 कर दें, तो 3 का बेसिक नेचर 2 से ज़्यादा और 2 का बेसिक नेचर 1 से ज़्यादा, दे डू नॉट फॉलो द एलिफेटिक अमीन ऑर्डर। वहाँ हमने सॉल्वेशन वगैरह सब लिया था, यहाँ पर हम सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लो आपने नाइट्रोजन के साथ बेंजीन रिंग बढ़ानी शुरू कर दी, ये लोन पेयर और ये हाइड्रोजन, तो लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस में जाएंगे, इधर भी रेजोनेंस में जाएंगे, और एक और रिंग लगा दें। अब बेंजीन का स्लाइटली माइनस आई इफेक्ट भी है और रेजोनेंस इफेक्ट भी है, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर अब 3 जगह रेजोनेंस में जाएंगे, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, और इधर भी जा सकते हैं। एनिलीन में सिर्फ एक जगह जाएंगे। तो अगर हम इसको एनिलीन के साथ कंपेयर करें, ये A, ये B और ये C, तो बेसिक नेचर में C सबसे कम, B उससे ज़्यादा और A सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर पर आएगा। तो जैसे जैसे रेजोनेंस बढ़ता जा रहा है या प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना बेसिक नेचर एनिलीन का चेंज करते जा रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। मान लो आपके पास है बेंजाइलमीन, ये रहा CH2NH2, और एक है एनिलीन, दैट इज NH2। इन दो को कंपेयर करते हैं। अगर हम इन दो को कंपेयर करें तो नाइट्रोजन का यहाँ लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, बस फिनाइल का वीक माइनस आई इफेक्ट है, और ये नाइट्रोजन के लोन पेयर प्योरली इन द रेजोनेंस है। तो अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है तो ये यहीं रहेंगे, आसानी से डोनेट होंगे, और ये घूमते रहेंगे ऐसे, डबल बॉन्ड NH2, यहाँ चार्ज पॉजिटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव, फिर ऐसे फिर ऐसे, फिर ये ऐसे घूम जाएगा, फिर ये ऐसे घूम जाएगा। तो नेचुरल सी बात है कि बेसिक नेचर बेंजाइलमीन का ज़्यादा होगा किससे, एनिलीन से। तो ये कुछ हमारे पास फैक्टर्स थे जिससे हम बेसिसिटी ऑफ अमीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम एनिलीन में अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दें तो उसका क्या इफेक्ट होगा। देखिए एनिलीन है हमारे पास ये हो गया, और अगर हम इसको प्रोटॉन देंगे तो ये एनिलीनियम आयन में बदल जाएगा इस तरीके से। एनिलीनियम आयन, और अगर आप इस एनिलीन में
इस एनिलीन में कोई यहाँ ग्रुप लगा दे ऑर्थो पोजीशन पर, कोई भी ग्रुप लगा दे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या रिलीजिंग, तब क्या होगा? ये बनेगा, ऑर्थो पर ग्रुप लगाए। अब अगर आप इस हाइड्रोजन और इस ग्रुप के बीच का गैप देखें इनिशियली, तो ये गैप था, लेकिन प्रोटॉन के आने के बाद ये गैप बहुत कम हो गया, जिससे यहाँ पर लगेगा स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक फैक्टर, और स्टेरिक फैक्टर होने से ये थोड़ा कम स्टेबल होगा, और अगर कम स्टेबल होगा तो रिएक्शन किधर चलेगी? बैकवर्ड, यानी बेसिक नेचर कम हो जाएगा। तो अगर हम एनिलीन में ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगाएं तो ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर जो प्रोडक्ट बना है इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, और ये ऑर्थो पर ही पॉसिबल है, क्योंकि अगर मेटा या पैरा पर लगा दें हम ग्रुप, मेटा या पैरा पर लगा दें तो स्टेरिक फैक्टर काउंट नहीं होगा। तो इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट। इसी को हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट, या इन शॉर्ट SIP। SIP मतलब स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन का मतलब स्टेरिक फैक्टर इनहिबिट कर रहा है प्रोटोनेशन को, यानी प्रोटोन के अटैचमेंट को। तो बेसिक नेचर क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, बेसिक नेचर डिक्रीज करेगा। 1 पॉइंट, आई होप इट इज क्लियर। दूसरा एक और देखते हैं कि अगर हम एनिलीन में कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, स्पेशली एट ऑर्थो पैरा पोजीशन, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को और भी ज़्यादा रेजोनेंस में ले आएगा, अपनी तरफ खींच लेगा, पुल कर लेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी फर्दर डिक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो बेसिक नेचर डिक्रीज होगा। लेकिन अगर हम इसी एनिलीन में रिवर्स करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या रिलीजिंग ग्रुप लगाते हैं जो इलेक्ट्रॉन को इधर प्रोवाइड कर रहा है, इधर की तरफ दे रहा है, रिंग की तरफ दे रहा है, तो इससे नाइट्रोजन के लोन पेयर की चार्ज डेंसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, जिससे बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। जस्ट एन एग्जांपल, अगर हम मान लो एनिलीन लेते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक एज NO2 लगा देते हैं, तो ये सेकंड हो गया हमारे पास ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। फिर एक मेटा पर लगा देते हैं, मेटा नाइट्रो एनिलीन। फिर एक पैरा पर भी लगा देते हैं। अब अगर हम नाइट्रो ग्रुप को देखें तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो नेचुरली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर आपको फर्स्ट का ही मिलना चाहिए, क्योंकि ये सब के सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अब अगर हम ऑर्थो पर देखें तो यहाँ पर अच्छा -I इफेक्ट भी लगा, -R इफेक्ट भी लगा, और ऑर्थो भी लग गया, ऑर्थो इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन पर है जो बेसिक नेचर को कम करता है। मेटा पोजीशन पर थोड़ा सा दूर है, लेकिन -I इफेक्ट लगा, ऑर्थो इफेक्ट लगा नहीं, और -R इफेक्ट भी यहाँ पर ऑपरेट नहीं होता, क्योंकि -R इफेक्ट या +R इफेक्ट ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ऑपरेट होता है। यहाँ पर देखें तो -I तो थोड़ा ज़्यादा ही वीक पड़ गया, लेकिन -R है, और -I और -R में हम -R को डोमिनेंट रखते हैं। तो अब अगर हम देखें तो 1 का बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद अगर हम नंबर देखें तो हमें मेटा पर रखना चाहिए, यानी 3, उसके बाद 4, और सबसे कम बेसिक नेचर होगा हमारे पास 2 का, क्योंकि इसमें सारे फैक्टर लग गए, -R, -I क्लोज होने की वजह से, और ऑर्थो इफेक्ट, सब के सब बेसिक नेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। इस तरीके से हम बेसिक नेचर को असाइन कर लेते हैं। अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दे, जैसे आपने एक और एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया,
टोल्यूडीन बना लिया, या फिर एक आपने NH2 ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो अगर हम NH2 के साथ यहाँ CH3 लगा दें पैरा पर, NH2 के साथ यहाँ पर एक ग्रुप लगा दें, और NH2 के साथ यहाँ एक ग्रुप लगा दें, और एक एनिलीन ही ले लेते हैं NH2। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ गया। ये यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इनको हम ऑर्थो मेटा पैरा टोल्यूडीन बोलते हैं, और ये तो है ही है एनिलीन। अब अगर हम 1, 2, 3 और 4 को कंपेयर करें तो हमें इतना पता चलना चाहिए कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो यहाँ पर आपको प्लस आई इफेक्ट मिलेगा जो बहुत वीक होगा, लेकिन साथ ही साथ हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में आता है। यहाँ पर थोड़ा दूर है लेकिन प्लस आई इफेक्ट है, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पर आपको थोड़ा हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई इफेक्ट, लेकिन उससे भी ज़्यादा डोमिनेंट ऑर्थो इफेक्ट मिलेगा। और ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है, बेसिसिटी को कम कर देता है, और इस केस में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या रिलीजिंग ग्रुप नहीं लगा, सिर्फ लोन पेयर रेजोनेंस में जाएंगे, वो तो सभी में जा रहे हैं ऐसे। तो अब अगर हम बेसिक नेचर देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाला सबसे ज़्यादा 1 नंबर है, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 2 नंबर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। लेकिन 3 और 4 में कंपेयर करें तो हमारे पास 4 का बेसिक नेचर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू 3। यही ऑर्डर हो गया हमारा KB, और इसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा PKB, क्योंकि PKB इज इनवर्स ऑफ KB। ऐसे चलता है, PKB इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ KB। तो अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है तो उसके हिसाब से हम इनका बेसिक नेचर असाइन कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स।